जी बेटा, any questions from the previous lecture? जी बेटा, any questions from the previous नो lectures? सर, प्लीज़ आप आगे मूव करें, मैं समझ आ गई थी पिछले वीक सारी। Thank you. Thank you. Okay. So let's continue and let's जिसको सर कहते कुछ हैं। बच्चे, एक्सक्यूज मी सर, जी जी। सर कुछ बच्चे आई थिंक वेटिंग रूम में हैं, नहीं, तो वो कह वेटिंग रहे रूम हैं। में सिर्फ एक हैं। वो उनको ज्वाइन करवाया गया है, अदरवाइज तो कोई भी नहीं है वेटिंग में। ठीक है सर, मैं उनको बोल देता हूँ। जी बेटा, नो बडी इज वेटिंग में। ओके, लेट्स बिगिन देन। लोग ज्वाइन करते रहेंगे जी। ओके, तो हम बात कर रहे थे जी वर्ड नॉर्मलाइजेशन और स्टेमिंग की। सो नॉर्मलाइजेशन से क्या मुराद होती है? नॉर्मलाइजेशन से मुराद ये होती है कि मसलन ऐसे यूएसए को हमने मैच करना है विद यूएसए, तो बेसिकली ये दोनों सेम वर्ड्स हैं। सिर्फ फ़र्क क्या है कि यहाँ पर जो हैं वो डॉट्स लगे हुए हैं और यहाँ पर जो है वो डॉट्स नहीं लगे हुए हैं, लेकिन इनका मीनिंग एक है। तो नॉर्मलाइज हमने करना है जी, हमने ये कंसिडर करना है कि ये दोनों टर्म्स जो हैं वो बिल्कुल सेम है। लेकिन इसमें इशू भी आएगा कि लेट्स से अगर इस तरह से लिखी हुई है टर्म और किसी जगह पे अस लिखा हुआ है, तो डेफिनेटली ये दोनों जो हैं ये सेम नहीं है। क्योंकि जो अस होता है उसका आपको पता है कि उसका मतलब होता है वी इंग्लिश में। तो दीज आर चैलेंजेस जिनको हमने जो है वो टेक केयर करना होता है वंस जब हम ये नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस जो होता है ये अप्लाई कर रहे होते हैं। सो वी नीड टू in fact implicitly define equivalence classes of terms. तो हमें खुद ये जाहिर है हमें बताना होगा कि ये किन केसेस में ये इक्वल हैं, ये इक्वल माना जाएगा। तो वो उसके लिए ज़ाहिर है ये है कि इक्विवेलेंस का मतलब है इक्वल, राउंड, सेम, सिमिलर। तो हमें इनकी जो टर्म्स हैं इनके लिए हमें खुद क्लासेस डिफाइन करनी पड़ेंगी, कैटेगरीज डिफाइन करनी पड़ेंगी, रूल्स डिफाइन करने पड़ेंगे कि जी कि कब किन केसेस में ये जो हैं ये जो टर्म्स हैं इनको इक्वल माना जाएगा। सो फॉर एग्जांपल, क्या हमें किसी टर्म में से डिलीट करने चाहिए पीरियड्स? पीरियड से मुराद ये फुल स्टॉप जो आ रहे हैं, क्या हमें इनको डिलीट करना चाहिए या ये इम्पोर्टेंट हो सकते हैं? तो ये वाली बात। एंड ए सिमेट्रिक एक्सपेंशन, फॉर एग्जांपल विंडो जो है, क्या विंडो को सर्च करने के लिए क्या ये वर्ड्स इक्वल हैं, ये वाला विंडो और ये विंडोज़? और अगर हमें विंडोज़ दिया जाए तो क्या ये इस विंडो या इस विंडोज़ के इक्वल है? और हमें पता है कि विंडोज़ का जो वर्ड है ये बहुत ही जिसे कहते हैं कंफ्यूजिंग है, बिकॉज विंडोज़ एक प्रोडक्ट भी है, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम भी है। लेकिन ऑफ कोर्स एक घर के अंदर अगर एक से ज़्यादा विंडोज़ हैं तो आप वहाँ पे विंडोज़ का वर्ड यूज़ करते हैं। तो these are the various challenges in this stage actually, जब नॉर्मलाइजेशन की जाती है। ओके जी, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है जी, प्लीज़ टाइम पे आया करें। सॉरी, मास्टर्स की क्लास है तो बेटा थोड़ा सा आप टाइम का ज़रा ज़रा ऑब्जर्व किया करें, ठीक है? क्योंकि हमारे लिए बेटा फिर मुश्किल हो जाता है कि अगर आप अपनी मर्ज़ी से आते हैं तो फिर हमारी जो एक्चुअली अटेंशन है वो ज़्यादातर लोगों को वेटिंग रूम से ज्वाइन कराने में लगी रहती है, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए बेटा। प्लीज़ कम ऑन टाइम, ओके? एंड ऑफ कोर्स अगर विंडोज़ को अगर कोई कहता है तो क्या एग्जैक्ट विंडोज़ को ही सर्च किया जाए और किसी और तरीके की कोई भी मतलब जो केस फोल्डिंग है वो ना की जाए? तो दीज आर द सम थिंग्स दैट आर एक्चुअली कंसिडर्ड कि जब नॉर्मलाइजेशन की जाती है। तो वही बात है कि जब आप एक्सपेंशन करोगे, एक्सपेंशन से मुराद ये कि ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, यू आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट हियर कॉम्बिनेशंस।
तो जैसे विंडो है तो क्या विंडो से विंडोज़ भी है, क्या विंडो से ओनली विंडो ही है, एंड सो फोर्थ। तो ज़ाहिर है जितने ज़्यादा कॉम्बिनेशन निकलेंगे उतनी ज़्यादा आपको रूल्स लिखने पड़ेंगे, उनके ज़्यादा सर्च करनी पड़ेगी। जी। तो केस फोल्डिंग में ज़ाहिर है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, आई आर इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के लिए यूज़ होता है जी। यानी कोई भी ऐसी एप्लीकेशन जिसमें आप कोई क्वेश्चन करें और वो आपको उसका आंसर रिटर्न कर दे, यूँ यूँ समझिएगा, दैट इज़ आई आर। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, नॉर्मली तमाम जो हैं वो केस को लोअर केस में कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो लोअर केस को यूज़ ही करते हैं। लेकिन क्या तमाम जो वर्ड्स हैं उनको अपर केस जितने भी लेटर्स आते हैं क्या उनको लोअर केस में चेंज करना सही चाहिए? दैट कुड बी प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल, अगर आप जनरल मोटर्स की बात करें, ये जनरल मोटर्स अब्रीविएशन है जीएम का, और जीएम जो है यूएस की बहुत बड़ी कार मैन्युफैक्चरर है, अमेरिकन, बहुत मशहूर, बहुत पुरानी कंपनी है जीएम। तो अगर आप इसको दो वर्ड्स में चेंज कर दोगे, जनरल और मोटर, जाहिर है वो दोनों डिफरेंट वर्ड्स हैं, तो क्या केस फोल्डिंग के अंदर यानी जो अपर केस है इस केस में इसको चेंज करना चाहिए, परहैप्स सोचना चाहिए। अच्छा, ये जो फेड है एफ के कैपिटल के साथ, ये फेडरल रिजर्व को रिप्रेजेंट करता है यूएस के अंदर। जो उनका यूँ समझिएगा जो स्टेट बैंक होता है यूएस का, उसको कहते हैं फेडरल रिजर्व। तो ये उसके लिए यूज़ होता है वर्ड, फेडरल रिजर्व के लिए। जबकि ये वाला जो फेड है ये खाना खिलाना किसी को। अब अगर आप इस फेड को भी स्मॉल लेटर में कर देंगे तो वो तो ठीक है, लेकिन वो एक इदारे का नाम है, फेडरल, फेड्स कहते हैं उनको। और सेल, मैंने बताया था आपको कि सेल जो है ये एमआईटी का एक रिसर्च ग्रुप है। अगर आपने इसके नाम को स्मॉल लेटर्स में सेल कर दिए तो ये तो है कोई बोट जो है वो समुंदर में जो है वो जिसे कहते हैं सेलिंग करना, या समुंदर के अंदर जो है जर्नी करना, ये वो सेल हैं। तो इतना भी जिसे कहते हैं केस फोल्डिंग में जो है वो बड़ा केयरफुल होके टेक्स्ट को देख कर केस को फोल्ड करना चाहिए, या डिसाइड करना चाहिए कि किन केसेस के अंदर हमें अपर केस को लोअर केस में चेंज करना है, एंड सो ऑन। तो एक एक्सेप्शन इसमें जो निकल सकती है, यानी एक आप रूल बना सकते हैं कि अगर मिड सेंटेंस में कोई, यानी किसी सेंटेंस के मिडल में कोई वर्ड्स आ रहे हैं, तो परहैप्स आप उनको ना करें। तो मे बी कुछ स्टार्ट में या आगे अगर एंड में कोई वर्ड्स आए तो मे बी दे कुड बी कन्वर्टेड इनटू लोअर केस। लेकिन मिड में जो वर्ड्स आए उनको आप जाने दें, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दी। जी, कोई कमेंट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ मुझे फीडबैक देते जाइएगा, ठीक है? सर ये तो फिर एक किस्म का कंफ्यूजिंग ही नहीं हो जाएगा कि अगर हम स्टार्ट वालों को लोअर केस में चेंज कर देंगे, ठीक है, मगर क्या ये जनरल मोटर्स का स्टार्ट में ही कीवर्ड अगर यूज़ हो गया ये वर्ड्स वगैरह, तो फिर प्रॉब्लम फिर आ जाएगी। हाँ जी, वो बेटा फिर ये होता है कि केस फोल्डिंग के अंदर ना इन चीज़ों को ना देखना चाहिए। तो अ, उसके लिए ज़ाहिर है जो आप प्री प्रोसेसिंग करेंगे तो आपको जिसे कहते हैं वन गो में आपने पूरा का पूरा टेक्स्ट लोअर केस में या किसी और केस में कन्वर्ट नहीं करना। तो पॉइंट बेटा यहाँ पर ये दिया जा रहा है कि इन चीज़ों का ख्याल रखना है। ये ना हो कि ठीक है आप सर। कोई कंपनी का नाम हो, कोई इदारे का नाम हो, मतलब आप उसको आप जिसे कहते हैं आप लोअर केस में चेंज कर। ठीक है सर। सर आपकी आवाज़ आना बंद हो गई है, शायद म्यूट हो गया आपकी साइड से। ओके जी बेटा, कोई क्वेश्चन इसमें है तो बताइए। नो सर। ओके, हम आगे मूव करते हैं। लेट्स क्विकली वाइंड अप दिस, ताकि हम अगला कोई इंटरेस्टिंग कोई चीज़ है उसे स्टार्ट करें। आई थिंक लोग भी बोर होना शुरू हो गए हैं। तो ये वही बात आगे, सेंटिमेंट एनालिसिस अगेन एक बहुत बड़ी जिसे कहते हैं एरिया है जिसके अंदर काम हो रहा होता है। और इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन में केस इज़ हेल्पफुल। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी यूएस वर्सेस अस, ये अगैन एक बहुत ही कंफ्यूजिंग वर्ड है जिसको रिकग्नाइज करना है कि अगर कोई ऑल कैपिटल लेटर्स में कोई चीज़ आ रही है, परहैप्स
ठीक है ना। अब यहाँ पर जैसे जीशान ने एक आइडेंटिफाई किया था जी कि कन्वर्ट हो जाएगा, तो मे बी आप ये करें कि द थिंग्स दैट आर इन ऑल कैप्स, मे बी आप उनको केयरफुली देख लें कि क्या उनको कन्वर्ट करना है कि नहीं करना। ठीक है ना। कोई यूएस जो लिखा आएगा वो ऑल कैप्स में लिखा आएगा। जी, लेमेटाइजेशन इसकी भी हमने बात की थी कि हमने जो बेसिक जो वर्ड्स आते हैं उनकी जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, वेरिएंट्स हैं, उनको बेस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना। जैसे हमने एग्जांपल दी थी कि एम आर इज बी है, और ये जो कार की डिफरेंट जो वर्ड्स हैं, ये कार है एक्चुअली इसका बेस वर्ड। तो और इसी तरह से ये जो बॉयज़ कार्स और डिफरेंट कलर्स, ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर आप सबको सिंपल फॉर्म में करना शुरू कर दें तो इसकी जो कन्वर्जन है कुछ यूँ होगी। वी हैव एक्चुअली सीन दिस स्लाइड बिफोर इन द लास्ट लेक्चर। एंड लेमेटाइजेशन हैव टू फाइंड द करेक्ट डिक्शनरी हैंड वर्ड फॉर्म। इसके लिए जाहिर है आपको डिक्शनरी के अंदर से ढूंढना होगा वो रूट फॉर्म इसकी क्या है, ताकि आप उसको कन्वर्ट कर सकें। अगेन ये जो लेमेटाइजर्स हैं या लेमेटाइजेशन करने के लिए अगर आप कोई टूल यूज़ करना चाहते हैं तो आपको खुद से क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होगी, बिकॉज मैंने बता दिया जी बहुत सारी लाइब्रेरीज़ हैं जी जिनके अंदर लेमेटाइजेशन के टूल्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं। इनफैक्ट स्टेमिंग टूल्स भी लिखे हुए हैं, टोकनाइजेशन करने के लिए भी टूल्स अवेलेबल हैं। तो आप सिंपली जो है वो उनको यूज़ कर सकते हो। केस फोल्डिंग और अनफोल्डिंग के लिए तकरीबन हर लैंग्वेज के अंदर उन्होंने मेथड्स या फंक्शन दिए होते हैं कि किस तरह से आप लोअर केस में या अपर केस में या प्रॉपर केस में, कैमल केस में, किस तरह से जिस केस में भी चाहें आप कन्वर्ट कर सकते हैं। सो मशीन ट्रांसलेशन अगेन ये वही बात है, फ्रेंच वर्ड है एक, उसको जो है वो बेस वर्ड के एक वो इसकी ये फॉर्म है, एक ये फॉर्म है, लेकिन उसकी बेस फॉर्म जो है वो ये है। तो बिकॉज वी आर नॉट जस्ट एन एग्जांपल, तो इंग्लिश में भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जैसे ऊपर दिए हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब मशीन ट्रांसलेशन होगी इंग्लिश टू स्पेनिश मे बी या स्पेनिश टू इंग्लिश, तो वहाँ पर भी जो ट्रांसलेटर होते हैं, जो ट्रांसलेशन टूल्स होते हैं, वो भी डिफरेंट वर्ड्स की जो हैं वो लेमेटाइज्ड फॉर्म या रूट फॉर्म को जो है वो निकालते हैं, ताकि पता लगे कि सेम सेंस में वर्ड यूज़ हो रहा है। मॉर्फीम्स की हमने बात की थी लास्ट टाइम। स्टेम्स होते हैं और फिक्सेस होते हैं। स्टेमिंग जो होती है अगेन इसकी भी हम बात कर चुके हैं कि ये एग्जांपल भी एक्चुअली लास्ट टाइम हमने देख ली थी। लैंग्वेज डिपेंडेंट होती है। फॉर एग्जांपल ये जो वर्ड है ऑटोमेट, ऑटोमेटिक, ऑटोमेशन, इनकी तमाम की जो रिड्यूस फॉर्म है दैट इज़ दिस वन, ऑटोमेट। तो अगर आप यहाँ देखिए तो इसने इस रेड वाले में से ज़ाहिर है इसमें से कंप्रेस्ड, कंप्रेशन एंड कंप्रेस है, इन तीनों को उसने एग्जाम्पल जो है ये देखें एग्जाम्पल, तो यहाँ पर देखिएगा रिड्यूस फॉर्म एग्जाम्पल, कंप्रेस, कंप्रेस और बोथ, एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड को भी नोट कीजिएगा, एक्सेप्ट में चेंज कर दिया है, एज इक्विवेलेंट को उसने इक्विवल कर दिया है टू कंप्रेस। सो दिस इज व्हाट वी कॉल स्टेमिंग। अच्छा, इसका फ़ायदा ये होता है कि जिन वर्ड्स के आगे ई डी आ रहा हो, आई एन जी आ रहा हो, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उनको उनकी बेस फॉर्म में चले जाना, क्योंकि हम किसी चीज़ को सर्च कर रहे होते हैं, वो आई एन जी और ई डी और ई एस ऐसी चीज़ों के साथ वो वही वर्ड जो है वो डिफरेंट जगहों पे अकर कर रहा होता है। तो हम बेसिकली उन वर्ड्स को ढूंढ रहे होते हैं, मे बी मीनिंग एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर उन वर्ड्स को उनकी सिंपल फॉर्म में चेंज करना जो है वो ज़रूरी होता है। इसके लिए वो मैंने बता दिया, हम एक लेक्चर भी करेंगे, एक बड़ा आसान सा एल्गोरिदम है, पोर्टर्स स्टेमर जिसे कहते हैं। आई थिंक उसके अगले आने आने आएंगी स्लाइड्स एक दो इसके आगे, तो वो अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएं तो वो इनको बेस जिसे कहते हैं रूट्स में चेंज कर देते हैं। सर जी जी सर, ये मैं स्टेमिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ रहा था, तो वो ये कह रहे थे कि स्टेमिंग के बाद जो हमें वर्ड मिलता है कि मे बी वो ऐसा वर्ड हो जो कि डिक्शनरी में एग्जिस्ट ही ना करता हो, जी, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक ये देखें एल्गोरिदम ना, को। ये एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगा वर्ड, ये एग्जाम्पल वर्ड है ही यस नहीं। सर, यस सर, इसी तरह से इक्विवल, ये भी नहीं इक्विवेबल। मिलेगा आपको। बिल्कुल ठीक है आपकी बात। तो बेसिकली वो कर ये होते हैं, कर के ये बेसिकली कर रहे होते हैं कि जो उसकी जो रिड्यूस फॉर्म है ना उसमें कन्वर्ट कर दिया जाए। और ये वाले जो एक्चुअली वर्ड्स है ना, ये फिर इनकी बेसिस पे कोई ना आगे प्रोसेसिंग चल रही होती है।
तो इन वर्ड्स को चेंज करना किसी एक चीज़ में, जैसे इसको इसमें चेंज करना, लेकिन एक्चुअली फिर इस फॉर्म की बेसिस पर आगे उसमें से कोई वो प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं। तो एक्चुअल टारगेट यही वर्ड होते हैं, यानी जो रियल वर्ड्स हैं, लेकिन इंटरनली उनको सिंप्लीफाई समझ लीजिए फॉर्म में चेंज करना और सिंप्लीफाई करके आगे उनको प्रोसेस करना। ठीक है। यानी कि हम पहले स्टेमिंग करेंगे और स्टेमिंग करके बाद हम लेमेटाइजेशन करेंगे। हाँ, उसके बाद लेमेटाइज करते हैं। और उससे पहले जाहिर है सबसे पहले आपको टोकनाइजेशन से स्टार्ट करना होगा, केस फोल्डिंग करनी पड़ेगी यस। सबसे पहले, फिर आपको टोकनाइज करना होगा, फिर आप स्टेमिंग कर लें और लेमेटाइज कर लें। तो ये एक तरीक़ेकार है जी, ये द मोस्ट कॉमन इंग्लिश स्टेमर है, पोर्टर्स एल्गोरिदम। यहाँ पर इसके डिफरेंट स्टेप्स दिए हुए हैं, मैं इन स्टेप्स में नहीं जाऊँगा अभी, बिकॉज हमने इस एल्गोरिदम को डिटेल में पूरा एक लेक्चर लेंगे हम, और वेरियस एग्जांपल्स हम करेंगे। मैं वो पेपर आपसे शेयर कर लूँगा जिसके अंदर ये पूरे स्टेप्स लिखे हुए हैं। तो इट्स क्वाइट सिंपल एक्चुअली, ये मैकेनिकल है। कोई चीज़ आपने याद नहीं करनी है, और लेट्स से आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है जी स्टेमिंग करने का पोर्टर्स की मदद से, तो आपके पास वो पेपर आपके पास होना चाहिए। आप वो पेपर सामने खोल लें और वो जस्ट आपको वो स्टेप्स फाइंड करने पड़ेंगे। तो जैसे ये नोट कीजिएगा, स्टेप 1A में जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई वर्ड एस एस ई एस पे एंड होता है या आई ई एस पे एस एस ई एस पे एंड होता है, तो कहता है जी इसको एस एस पे एंड कर दो, यानी ये यहाँ एंड हो जाओ और ये जो पार्ट है इसका, वो कहते हैं इसको गिरा दो। सो एग्जाम्पल आगे है कि जैसे ये करेसिस है, ये जो वर्ड है ये करेस में चेंज हो जाएगा। सिंपल आई ई एस में वो कहता है जी आई पे वर्ड जो एंड हो जाएगा, ई एस जो है ये ड्रॉप हो जाएगा। सो यूं समझिएगा कि जो स्टैमर होगा वो वर्ड के एंड में देख रहा होगा कि अगर एस एस ई एस पे वर्ड एंड हो रहा है, तो वो उसमें से एस एस पे वर्ड एंड कर देगा और ई एस को ड्रॉप कर देगा। तो यूं डिफरेंट रूल्स हैं। आगे जाके हम इसको और डिटेल में देखेंगे, और अभी मैं इसमें नहीं जाना चाह रहा बिकॉज इररेलेवेंट हो जाएगा अभी आपके लिए। बट टू गिव यू एन एग्जांपल कि जी स्टेमर होता क्या है और स्टेमिंग करते कैसे हैं, ये एक बहुत ही आसान सा सिंपल सा एल्गोरिथम है, पोर्टर्स, विच इज़ वेरी पॉपुलर एक्चुअली। तो इसको अगर आप रूल्स फॉलो करेंगे तो आप एक वर्ड को बड़े आराम से उसकी स्टेम फॉर्म में ले जा सकते हैं। तो ये वही बात है अगेन, अगर वाल होगा तो फिर क्या करेंगे आप? तो लेट मी सी, मॉर्फोलॉजी समटाइम्स नेसेसरी, देखते हैं। हाँ, सेंटेंस सेगमेंटेशन की तरफ जी अब आ जाते हैं। वो जो थी वो मेरे ख्याल में वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं, वी डोंट नीड टू गो थ्रू थ्रू दैट। लेकिन जो सेंटेंस की सेगमेंटेशन है, वो एक तरीक़ेकार है डिसीजन ट्रीज का, उसकी मदद से की जा सकती है, वो देख लेते हैं। रिमेंबर सेंटेंस सेगमेंटेशन वही है जिसकी हम कहा था कि हम सेंटेंस की बाउंड्री जो है वो हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि एक सेंटेंस कहाँ से शुरू हो रहा है और सेंटेंस कहाँ पर एंड हो रहा है। वी नीड टू नो दिस, ताकि हम उस पीस ऑफ टेक्स्ट को जो है वो इफेक्टिवली प्रोसेस कर सकें। तो जैसे हम वर्ड्स को टोकनाइज करते हैं, वर्ड्स की बाउंड्रीज निकालते हैं, इसी तरह से हम सेंटेंसेस की ये टोकनाइजेशन है। और याद रखें, सेगमेंटेशन इज अनदर वर्ड फॉर टोकनाइजेशन। सो सेंटेंस के अंदर अगर एंड में लेट्स से एक एक्सक्लेमेशन पॉइंट या क्वेश्चन मार्क आ रहा है, दे आर रिलेटिवली अनएम्बिगुअस। एंड एम्बिगुअस से मुराद ये इनका मीनिंग क्लियर होता है कि हमें पता होता है कि ये कोई एक्सप्रेशन है, कोई हैरत का कोई मे बी कोई सेंटेंस है, वो यहाँ एंड हो रहा है। कोई क्वेश्चन अगर होगा तो नॉर्मली क्वेश्चन जो होता है वो क्वेश्चन मार्क पर एंड होता है। सो ये एक अच्छा पॉइंट है आइडेंटिफाई करने का, बाउंड्री। लेकिन पीरियड जो है ये क्वाइट एम्बिगुअस है। वाई? बिकॉज के जैसे ये देखिएगा कि सेंटेंस बाउंड्री निकालने के लिए एम्बिगुअस है। एब्रीविएशन जैसे ये इंकॉर्पोरेटेड या डॉक्टर, ऐसा डॉट लगना, तो इसका क्या मतलब है कि ये यहाँ पर सेंटेंस एंड हो रहा है? नो। नंबर्स में तो पीरियड्स तो आपको पता है कि ये जैसे रियल नंबर्स दिए हुए हैं तो इनके अंदर भी होता है। तो सेंटेंस बाउंड्री इन केसेस में आइडेंटिफाई करना इज अ लिटिल डिफिकल्ट। तो लेकिन दो ये सिंबल्स आपको बताए गए हैं कि रिलेटिवली जो है ये अनएम्बिगुअस होते हैं। पीरियड जो है वो एम्बिगुअस है। जी बेटा, कोई क्वेश्चन है तो बताएं, कोई रिमार्क, कोई पॉइंट? मास्टर्स की क्लास है जी, और ये कहते हैं ना हैरान कुन हद तक खामोश रहती है, मुझे तो बड़ा डर लगता है जी आप लोगों से। बहुत सही। सर इसका कोई ना कोई तो हल होगा जिससे हम, यानी कि फॉर एग्जांपल एक हाँ
पैराग्राफ में कितने सेंटेंसेस जी जी, नॉर्मली हम वो मैं काउंट अभी करते बताता हूँ। हैं। एक अप्रोच आपको बेटा अभी डिस्कस करते हैं, जैसे डिसीजन ट्री है। जी उसमें जी। बेटा सीधी सीधी बात है बेटा, आपको रूल्स लिखने पड़ेंगे और कोई तरीका नहीं है। तो देखो लैंग्वेज के अंदर फिर आ जाते हैं रूल्स के जी, ये डॉट का कैसे पता चलेगा पीरियड का कि ये किसी मतलब नाम का हिस्सा है या किसी नंबर का हिस्सा है या कोई बाउंड्री है। तो बेटा उसके लिए फिर आपको रूल्स डिफाइन करने पड़ेंगे। तो अभी एक तरीकेकार देखते हैं। तो बिल्ड ए बाइनरी क्लासिफायर। बाइनरी क्लासिफायर से क्या मुराद है? जो यस नो में कोई चीज़ जवाब दे ना। जी, लेट्स जीरो से वन कि या ज़ीरो। हाँ, जो आपको बेटा यस नो में कोई चीज़, लेट्स से आप एक क्वेश्चन पूछते हैं किसी से और उसका बेटा जवाब आता है यस या नो। मिसाल के तौर पे यस या नो दोनों में से जाहिर है कोई एक आएगा ना। तो उस बेटा उसको कहेंगे बाइनरी क्लासिफायर। बेटा बाइनरी इसलिए है कि ये दो दो पॉसिबल जवाब हैं इसके, बाइनरी। और ये क्लासिफायर है बेटा, याद रखिएगा, क्लासिफिकेशन करना। क्लासिफिकेशन करना यानी या यस में डालना या नो में डालना। तो इसलिए हम इसके लिए एक बाइनरी क्लासिफायर को ऐसा रूल बना सकते हैं जो यस में जवाब दे दे या नो में जवाब दे दे। ये देखें ना, लुक एट ए डॉट, वो कहता है डॉट को देखो, उसके बाद एंड ऑफ सेंटेंस या नॉट एंड ऑफ सेंटेंस पे जो है वो डिसाइड कर लो कि या तो वो इधर यस होगा या वो इधर यस होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए जनाब आपको हैंड रिटन रूल्स, वही बात आ गई ना, या फिर रेगुलर एक्सप्रेशंस की तरफ जाना पड़ेगा, या फिर आपको अच्छी खासी मशीन लर्निंग जो है वो अप्लाई करनी पड़ेगी, जिसके अंदर फिर वो जो है वो क्लासिफायर ये आइडेंटिफाई करेगा कि ये डॉट किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, बाउंड्री है या नहीं। एक एक आसान एग्जांपल है, और इसको कहते हैं बेटा डिसीजन ट्री। और ये बहुत आसान है अस्सलाम क्योंकि, वालेकुम सर। जी वालेकुम अच्छा सलाम। सर, हाँ, हम लोग सेंटेंस एंडिंग इस तरीके से नहीं मेजर कर सकते कि हम लोग 3 कैरेक्टर्स जो उनसे हैं उनको ध्यान में रख लें, एक फुल स्टॉप, एक स्पेस और उसके बाद कैपिटल लेटर। जी, ये इसी में बेटा देखिएगा ये रूल डिफाइन हुआ हुआ है। आप बेटा जो बात कर रहे हो वो भी एक रूल की बात कर रहे हो ना। तो अब रूल चेक कर लो ना, मैंने जैसे पिछली स्लाइड में एग्जांपल दी थी, तो इसके लिए बेटा आपको रूल्स डिफाइन करने पड़ेंगे। आपकी बात दुरुस्त है कि जी डॉट लगा हो, उसके आगे एक स्पेस हो और उसके बाद अगर कोई कैपिटल लेटर आ रहा है तो इसका मतलब है नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो स्टार्ट हो गया, तो वो सेंटेंस की बाउंड्री मानी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा शायद ये रूल आपको नजर आए। नहीं सर, ये काम नहीं करेगा ये वाला रूल, कैसे? क्योंकि जिस तरह वो डॉक्टर लिखा हुआ है, डॉट के बाद स्पेस और आगे नाम आ गया, तो वो तो सेंटेंस नहीं ना होगा एंडिंग। यस, ये भी यस, दिस इज ए गुड पॉइंट। जैसे डॉक्टर लिखा हुआ है तो नोट करेंगे ये डॉट आ गया फिर स्पेस आ गई, जैसे अली लिखा हुआ है तो वो आइडेंटिफाई कर लेगा जी, क्योंकि डॉट स्पेस और ए कैपिटल लेटर है तो ये डिफरेंट सेंटेंसेस हैं, जबकि ये ठीक नहीं है। तो इसका मतलब है वी नीड टू लुक एट सम अदर थिंग्स। तो अच्छा, हम बात कर रहे थे कि एक पॉसिबल तरीकेकार ये हो सकता है कि आसान सा एक डिसीजन ट्री बनाया जा सकता है। अच्छा, डिसीजन ट्री किसको कहते हैं? डिसीजन ट्री यूँ समझिएगा कि एक ऐसी ट्री की तरह की फॉर्म की एक शक्ल है जिसके आपको हर चीज़ के ऊपर यस और नो में जवाब आएगा, यानी ये बाइनरी क्लासिफायर एक तरह का समझ लें। मसलन लॉट्स ऑफ ब्लैंक लाइंस आफ्टर मी। आफ्टर मी से क्या मुराद है? कोई वर्ड है को उसके बाद अगर बहुत सारी ब्लैंक लाइंस आ रही हैं, यस तो वो कहता है जी ये एंड ऑफ सेंटेंस है, नो वो कहता है जी आगे कुछ और चेक करो, फाइनल पंक्चुएशन कहता है जी यहाँ क्वेश्चन मार्क है या एक्सक्लेमेशन, या ये जिसे कहते हैं इसको क्या कहते हैं यार, मुझे भूल गया, जो ये कॉलन कॉलन सॉरी कॉलन, जो कॉलन सिंबल अगर आया है तो कहते हैं फाइनल पंक्चुएशन ये आई है। मसलन एक रूल डिफाइन हुआ है, कहता है यस तो फिर ये एंड ऑफ सेंटेंस है, नो फिर आगे चेक करो। क्या फाइनल पंक्चुएशन में पीरियड है? तो नो अगर है तो वो नॉट ईयूएस है, यानी नॉट एंड ऑफ सेंटेंस। अगर यस है तो क्या वो कोई अब्रीविएशन है, यानी यहाँ चेक हो रहा है कि क्या ईटीसी या कोई और अब्रीविएशन है, यस वो कहता है नॉट ईयूएस, या नो तो फिर वो ईयूएस है। अगेन आपको ये वाले रूल्स जो हैं कुछ इस तरह से डिफाइन करने पड़ेंगे। अब ये रूल्स कहाँ से आ गए? जाहिर है किसी ना किसी ने डिफाइन किए हुए हैं। तो इस तरह के कुछ कोड में रूल्स जो हैं वो डिफाइन करने पड़ेंगे, जिसके बाद ये पता चलेगा जी कि सेंटेंस की बाउंड्री जो है वो कैसे डिटेक्ट होती है। और नोट कीजिएगा कि हम बात क्या कर रहे हैं जी, दो दो सेंटेंसेस है और हमने ये जज करना है कि कौन सा सेंटेंस कहाँ शुरू हो रहा है कहाँ खत्म हो रहा है। और मजे की बात यह है कि ये इतना आसान काम नहीं है जितना इसको समझा जाता है। जी, तो बेटा ये एक एग्जांपल आपको बताई गई है कि डिसीजन ट्री बड़े आसानी से लिखा जा सकता है यस नो की बेसिस पे।
जाहिर है ये अगर आप कहेंगे जी खाली यही रूल्स होंगे, नो, इसमें और बहुत सारी चीज़ें ऐड हो सकती हैं। तो व्हाट इफ के नॉट नॉट ईओएस है, तो फिर उसका क्या करोगे आप? जाहिर है नॉट ईओएस पे रुकना तो नहीं है ना। नॉट ईओएस का मतलब है कि ये एंड ऑफ सेंटेंस नहीं है, इसका मतलब कुछ और आगे चेक होगा उसके। तो ये एक एग्जांपल जस्ट आपको बताई गई है, दी गई है कि आपको जस्ट आइडिया देने के लिए कि रूल्स किस तरह से डिफाइन होते हैं और एक मे बी आसान सा डिसीजन ट्री कैसे बनाया जा सकता है। जी बेटा। Sorry about that. G, any questions? No, sir. Okay. नो सर। So most sophisticated decision tree again, ये again rules हैं जो थोड़े से क्या कहते हैं, case of word with a dot, तो क्या ये upper है, lower है, cap है या number है? ये अगेन ये आपने चेक करना है कि जो वर्ड जिसके साथ डॉट आ रहा है क्या वो अपर केस में है, लोअर केस में है, कैपिटल लेटर है या नंबर है। और केस ऑफ वर्ड आफ्टर डॉट, तो वो आपने भी चेक करना है क्या उसके बाद क्या आ रहा है। और न्यूमेरिक फीचर्स में चेक करना है कि लेंथ ऑफ वर्ड विद अ डॉट, उसकी लेंथ कितनी है, प्रोबेबिलिटी। और ये फिर प्रोबेबिलिटी भी चेक हो सकती है कि वर्ड विद अ डॉट अकर्स एट द एंड ऑफ सेंटेंस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्ड आफ्टर डॉट अकर्स एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस। दीज आर सम न्यूमेरिक फीचर्स जिसे कहते हैं। न्यूमेरिक मतलब लोगों ने निकाली हुई है, रूल्स निकाले हुए हैं कि जी कि इन चीज़ों को भी चेक करके सेंटेंस की बाउंड्री जो है वो आइडेंटिफाई हो सकती है। अगेन इट्स नॉट एन इजी प्रॉब्लम। एंड इम्प्लीमेंटिंग डिसीजन ट्री इज जस्ट एन इफ देन एल्स स्टेटमेंट। वो तो आपने बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखा होगा। इफ देन एल्स जो है वो सिंपल सी चीज़ होती है और देखिएगा वो यही होता है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप फीचर्स कौन से जो हैं वो सिलेक्ट करेंगे। बाय फीचर्स वी मीन आप किन चीज़ों के बेसिस पे फैसला करेंगे। यानी इफ़ अगर आपने लिखना है तो बेटा इफ़ के आगे यहाँ पर किस चीज़ की बेसिस पे आप फैसला कर रहे हैं, दैट इज़ ए फीचर, ये वाला। तो कौन सी चीज़ है जिसको आप चेक कर रहे हो कि वो डॉट के शुरू में है, डॉट के एंड में है, वर्ड के दरमियान में है, उसकी लेंथ कितनी है, ये तमाम फीचर्स कहलाएंगे। तो यहाँ पर ये डिसाइड करना है जी कि किस चीज़ की बेसिस पे फैसला करना है। इसके ऊपर इंटरेस्टिंग रिसर्च है, यानी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। सेटिंग अप द स्ट्रक्चर इज टू ऑफन हार्ड टू डू बाय हैंड। तो ये बात आ गई ना कि अगर आप हाथ से बेटा रूल डिफाइन करेंगे तो ये काफ़ी मुश्किल काम है, बट देयर टू वुड बी टू मैनी रूल्स एक्चुअली। हैंड बिल्डिंग इज ओनली पॉसिबल फॉर वेरी सिंपल फीचर्स या डोमेन्स। अगर स्मॉल चीज़ है तो फिर फॉर न्यूमेरिक फीचर्स इज टू हार्ड टू पिक ईच थ्रेशोल्ड। न्यूमेरिक नंबर्स में तो बहुत मसला हमें आएगा, बिकॉज नंबर्स अगर सारे के सारे रियल नंबर्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं अगर किसी कंपनी की, तो उनमें अगर आप कहेंगे जी कि वो डॉट्स की बेसिस पे, तो वो तो होगी सारे नंबर्स। तो दीज आर एक्चुअली डिफिकल्ट थिंग्स टू डू। इंस्टेड स्ट्रक्चर यूजुअली लर्न बाय मशीन लर्निंग फ्रॉम ए ट्रेनिंग कॉर्पस। ये बात आ गई ना आखिर में। तो बात आगे कि जी कि वो कहते हैं जी कि इसका आसान हल क्या है कि एक ट्रेनिंग कॉर्पस दें। और कॉर्पस का क्या मतलब होता है, मैंने बताया भी था लास्ट टाइम, Data set. डेटा सेट। एग्जैक्टली। तो कोई सा डेटा सेट दें जो लेबल्ड हो। और लेबल्ड से मुराद होती है कि डेटा सेट में बताया गया हो कि क्या चीज़ क्या है, हर चीज़ को लेबल दिया गया हो। तो उसको फिर मशीन को दें और कंप्यूटर लर्न करे, उसको कोई एल्गोरिथम लर्न करे और वो उसके बाद डिसाइड करे जी अच्छा ये रूल यहाँ पर फॉलो करना है, ये रूल यहाँ पर फॉलो करना है। तो फिर वो इस काबिल हो जाए कि वो बताए कि ये बाउंड्रीज कैसे डिटेक्ट करें। दैन इसके अंदर कुछ ये अगेन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही कॉमनली आजकल यूज़ हो रही हैं। आप में से बहुत सारे लोग फेमिलियर होंगे। लॉजिस्टिक रिग्रेशन, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स, न्यूरल नेटवर्क्स एक्सेट्रा। अगेन ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासीफायर्स हैं, ये डिफरेंट। ठीक है, हमें ये तमाम जो एल्गोरिदम्स हैं ये समझिएगा ये येस नो में जवाब दे सकते हैं। तो इनसे अगर हमने ये जानना हो कि ये बाउंड्री है कि नहीं है सेंटेंस की, तो इसके अलावा और भी बहुत सारे क्लासीफायर्स हैं जो यूज़ होते होंगे, but these are some very common things now. तो अब क्या रह गया, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन इन यूनिक्स। यूनिक्स के अंदर वैसे और लिनक्स के अंदर तो बिल्ट इन बहुत सारे हैं, मेरा नहीं ख्याल हम इन्हें कवर करेंगे। कि तो बेसिकली अगर आप में से किसी को शौक हो और उसने लिनक्स इंस्टॉल किया हुआ है अपने पास, तो यू कैन ट्राई ऑल ऑफ दीज ऑन द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब विंडोज़ में भी होगा सपोर्ट, मगर क्या विंडोज़ इस लेवल का उसके अंदर कमांड प्रॉम्प्ट पे ये तमाम
फीचर्स अवेलेबल हैं कि नहीं हैं, आई एम नॉट श्योर, बट यू कैन ऑल यूज दिस इन लिनक्स। तो उसके ये उनके ऊपर छोड़ते हैं जी। तो इसको भी छोड़ देते हैं जी। दैट्स इट। सो वी आर नाउ एट द एंड ऑफ जिसे कहते हैं द फर्स्ट काइंड ऑफ बड़ा जो टॉपिक था हमारा था बेसिक टेक्स्ट प्रोसेसिंग जी। एनी क्वेश्चंस? 4:39 हो गए हैं जी। 5 बजे जी इंशाल्लाह हम ब्रेक करेंगे फॉर 15 मिनट्स। ओके जी सर। ओके, नाउ लेट्स ओके बिगिन। सर। जी जी बेटा, कोई क्वेश्चन है तो बताएं। दिस वुड बी एन इंटरेस्टिंग टॉपिक। मुझे उम्मीद है कि लोग इसमें पार्टिसिपेट भी करेंगे होपफुली। जी बेटा, मैंने स्लाइड्स आपसे शेयर की हैं, आप देख सकते हैं। जी सर, शो हो रही है। ओके, द नेक्स्ट जी सर। टॉपिक जो है वो कॉलोकेशंस है। और मेरे ख्याल में मैंने आज ये टॉपिक और इसके रेलेवेंट जो जो मटेरियल था वो अपलोड कर दिया जी। आपको ईमेल आ गई होगी गूगल क्लासरूम से। ये तकरीबन जो टॉपिक है ये 2 लेक्चर में कंटिन्यू करेगा डिपेंडिंग अपॉन यू। और इसके अंदर हम थोड़ी सी स्टैटिस्टिक्स भी यूज़ करेंगे, क्योंकि आज ही मेरे ख्याल में टॉपिक आएगा जिसके अंदर हम थोड़ी सी स्टैट्स यूज़ करेंगे। एंड डोंट वरी गाइस, वो बहुत आसान सा काम है और हम कोशिश करेंगे साथ में आपको गाइड भी करने की कि ये स्टैट्स बेसिकली है क्या और क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं और इसका क्या फ़ायदा होगा। ओके, सो कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा अटेंटिव होकर इसको ज़रा अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, कॉलोकेशंस। कॉलोकेशंस क्या होते हैं? देखिए, हम वर्ड्स की बात कर रहे हैं ना, तो अब ज़रा इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स की बात हो जाए कि वर्ड्स अगर किसी तरीके से इकट्ठे आ रहे हैं तो उनका मतलब क्या हो सकता है। ओके, लेस देन अ मिनट का जी मुझे मैसेज आ गया, तो मैं ये मीटिंग यहीं पे रोक रहा हूँ। तो इसके दोबारा जी प्लीज़ इसी लिंक पे दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।